थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था हमारा। उसमें हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा था। उसमें कार्नोट साइकिल, क्लॉसियस इनइक्वालिटी सब कुछ आया था। याद करो, हमने एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस किया था और वहां पे केवल फॉर्मूला लिखा था, और साथ साथ एक फेज चेंज रिएक्शन में डेल्टा एस कैसे निकालते हैं वो हमने बताया था। डेल्टा एस फ्यूजन बराबर होता है डेल्टा एच फ्यूजन बाई मेल्टिंग पॉइंट। इस तरीके से तीनों था, वेपोराइजेशन का भी और सब्लिमेशन का भी। आज हम देखने जा रहे हैं कि मान लो किसी क्लोज कंटेनर में गैस पड़ा हुआ है, आइडियल गैस क्लोज कंटेनर में है, तो उसका मोल चेंज नहीं हो रहा है, और उस गैस को तुम एक्सपैंड कराते हो, कंप्रेस कराते हो, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका टेम्परेचर चेंज करते हो, चाहे वो किसी भी प्रोसेस में जाता है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सारा, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। तो वैसे केस में हम इस आइडियल गैस का एंट्रोपी में चेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हेडिंग देना, एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस इन क्लोज सिस्टम। देखो, इस इन क्लोज सिस्टम का कोई सेंस उतना नहीं है, मतलब है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मत सोचना कि ये पहले क्यों नहीं ऐड हुआ था, अब क्यों ऐड हुआ है। तो इसको तुम चाहो तो सीधे एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस लिख सकते हो। अंडरस्टूड होता है कि हम लोग क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। पहले भी जितना भी हम प्रोसेस देखे थे, कुछ नहीं दिया रहता था, मोल कांस्टेंट रहता था, तो हम लोग क्लोज सिस्टम ही लेते थे, ठीक है। तो ये सिंपली हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालने वाले हैं, जो पहले हम लोग प्रोसेस पढ़ चुके हैं उन सारे प्रोसेसेस में, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, du बराबर था dq प्लस dw। और एंट्रोपी जिस क्लास में इंट्रोड्यूस किया तो उसने बताया था कि ds बराबर होता है dq रिवर्सिबल बाय कैपिटल T। तो अगर हम किसी तरीके से यहां पे dq रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर निकाल लें तो हमारा एंट्रोपी आ जाएगा। तो एक काम करो, dq को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो राइट साइड में आएगा du माइनस dw। अब दोनों साइड टेम्परेचर से डिवाइड कर दो और प्रोसेस को रिवर्सिबल ले लो। तो dq रिवर्सिबल बाय कैपिटल T इज इक्वल टू du क्या होता है आइडियल गैस के लिए, तो n CVM dt, और टेम्परेचर से आपको डिवाइड करना है। dw क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल, पहले से एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी पी एक्सटर्नल, लेकिन तुमने ऑलरेडी रिवर्सिबल ले लिया है। अगर तुमने प्रोसेस को ऑलरेडी रिवर्सिबल ले लिया है तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा, तो उसे हम केवल पी लिख रहे हैं, इंटू dv हो गया और डिवाइड हो गया ये भी टेम्परेचर T से। dq रिवर्सिबल बाई T, इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं ds, ये बन गया n CVM dt बाई T प्लस प्रेशर क्या होगा, तो nRT बाई V, nRT, तो T और T कट गया, डिवाइडेड बाई V, तो इसे हम लिख सकते हैं dV बाई V। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो हमारा एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू n CVM इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई T प्लस nR इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा s इज इक्वल टू n CVM dt बाई T, T1 से लेकर T2 तक ले लो, इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2। तो 1 बाई T का इंटीग्रेशन ln T अपर लिमिट माइनस ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट, तो तुम कर लोगे ln T2 माइनस ln T1, तो ये बन जाएगा ln T2 माइनस ln T1 बन जाएगा ln T2 बाई T1, और आगे में लगा हुआ है NCVM, तो लिख दिया हमने NCVM ln T2 बाई T1 प्लस यहां क्या आएगा, तो nR, यहां भी अगर लोअर लिमिट V1 लेते हो, अपर लिमिट V2 लेते हो, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन होके ln V2 बाई V1 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं nR ln V2 बाई V1। तो ये आपका आइडियल गैस के एंट्रोपी चेंज का इक्वेशन आ गया। लेकिन दिक्कत ये है कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब प्रोसेस क्या हो, तो रिवर्सिबल हो। केवल रिवर्सिबल में ये फॉर्मूला लगने वाला है, ऐसे लगने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, टेम्परेचर का चेंज तुम्हें दिया है, वॉल्यूम का चेंज दिया है, तब तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर प्रेशर का चेंज दिया है तो तुमको प्रेशर के चेंज से वॉल्यूम के चेंज वगैरह में आना होगा, उसके बाद तुम अप्लाई करोगे। तो क्यों ना हम फॉर्मूले को ही ट्रांसफॉर्म कर ले और फिर उसको याद कर ले। तो एक काम करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे क्या लिखोगे, इनिशियल पॉइंट पे होता है P1 V1 बराबर nRT1, फाइनल पॉइंट पे होता है P2 V2 बराबर nRT2। अगर हम इस वाले इक्वेशन को इस वाले से डिवाइड कर दें, P2 V2 को P1 V1 से डिवाइड कर दें, तो यहां पे आ जाएगा P2 V2 बाई P1 V1 बराबर T2 बाई T1, nR और nR कैंसिल हो गया। अब यहां से V2 बाई V1 निकाल लो, तो V2 बाई V1 अगर निकालोगे यहां से, तो V2 बाई V1 बराबर T2 बाई T1 इंटू P1 बाई P2 आ गया।
अब तुम चाहो तो V2 बाई V1 का वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो, पुट कर दो। अगर हम पुट करें तो इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा एस बराबर एन सीवीएम ln T2 बाई T1 प्लस nr ln V2 बाई V1, V2 बाई V1 की जगह पे लिख रहे हैं T2 बाई T1 इंटू P1 बाई P2, ये हो जाएगा T2 बाई T1 इंटू P1 बाई P2। ठीक है, अब देखो बच्चों ln m गुना n, इसको लिख सकते हो ln m प्लस ln n, फॉर्मूला पढ़े हो, इंटू में है तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं प्लस साइन के साथ, दोनों में l लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा n, और देखो क्या हुआ है एन आर एल एन T2 बाई T1, एन आर एल एन T2 बाई T1, और यहां है एन सीवीएम एल एन T2 बाई T1, तो n दोनों में कॉमन है, ln T2 बाई T1 ये भी दोनों में कॉमन है, तो अगर हम इसको कॉमन ले लें तो बीच में बच जाएगा सीवीएम प्लस, मिडिल में यहां आर है, सीवीएम प्लस आर ln T2 बाई T1। तुम चाहो तो इसको सेपरेट करके लिख देना, फिर कॉमन ले लेना, सेम चीज आएगा। क्या बताया तुमको, n ln T2 बाई T1, n को हमने आगे कॉमन ले लिया, ln T2 बाई T1 को पीछे कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया CVM, यहां बच गया R, उसको एक साथ ले लिया। R इस पूरे में से कॉमन नहीं ले रहा है, इसको पहले हमने ब्रेक कर दिया, nr ln T2 बाई T1 और प्लस के बाद आएगा nr ln P1 बाई P2 आएगा। तो बताओ बच्चों CVM प्लस R क्या होता है, तो CVM प्लस R हमारा होता है CPM, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा S बराबर n CPM ln T2 बाई T1 प्लस nr ln P1 बाई P2, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। दोनों याद रखना है एक साथ, ठीक है। पहला फॉर्मूला देखो क्या है, पहला फॉर्मूला टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में है, दूसरा फॉर्मूला टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में है, और दोनों में से किसी में भी कोई भी स्पेशल कंडीशन इस्तेमाल नहीं किया गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट चाहे प्रेशर कांस्टेंट चाहे एडियाबेटिक का, बस एक कंडीशन लिया गया है कि प्रोसेस रिवर्सिबल हो और दूसरा की आइडियल गैस हो। ये फॉर्मूला DU का आइडियल गैस में ही लगना है, ठीक है। रटने का तरीका, तो देखो रटने का तरीका डेल्टा एस बराबर n, अगर तुम n के बाद CVM लिखोगे, पहले टर्म में तो ln T2 बाई T1 ही होगा, लेकिन फर्स्ट टर्म में अगर तुम यहां CVM लिखोगे तो सेकेंड टर्म में V2 बाई V1 आएगा, वॉल्यूम का टर्म आएगा, और देखो अगर हम CPM लिख रहे हैं तो सेकेंड टर्म में प्रेशर का टर्म आ रहा है। CVM लिखोगे पहले वाले में तो वॉल्यूम का टर्म आएगा तो फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, और जब प्रेशर का टर्म आएगा तो इनिशियल प्रेशर बाई फाइनल प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स का रिलेशन होता है। यहाँ पे हमने वो रिलेशन लिखा था, उसी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया था, ठीक है। तो ये पूरा पहले नोट कर लो, उसके बाद हम इसी को ब्रेक करेंगे, अलग अलग प्रोसेस में कौन कौन सा फॉर्मूला रिड्यूस होकर आएगा। देखो बच्चों, तो डेल्टा एस हमारा क्या आ गया, बोलो, n CVM ln T2 बाई T1 प्लस nr ln, क्या लिखा जाए, यहाँ पे CVM लिखा गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे V2 बाई V1, चाहे क्या आया डेल्टा एस बराबर n, अगर हम यहाँ CPM लिखें n CPM ln T2 बाई T1, ये तो यही रहेगा, ध्यान देना CPM जिसमें होता है वहां टेम्परेचर आता है, प्रेशर और वॉल्यूम अगले वाले टर्म में आता है, और वहां पे साथ में R आता है, तो यहां हम लिखेंगे nr ln, बिकॉज यहाँ CPM आया है तो यहां लिखेंगे P1 बाई P2, इनिशियल प्रेशर बाई फाइनल प्रेशर। देखो अब हम इसको लगा रहे हैं अलग अलग प्रोसेस में। सपोज करो अगर हम बात करें रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, तो पहली बात तो ये दोनों फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होगा क्योंकि रिवर्सिबल है, तो दोनों फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। आइसोथर्मल है तो T1 बराबर T2 होगा, और T1 T2 अगर बराबर होगा तो ये दोनों कट के बन जाएगा ln1, और ln1 का वैल्यू होता है 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो केवल सेकेंड टर्म बच जाएगा। यानी कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में डेल्टा एस सिस्टम, चाहे डेल्टा एस गैस का, चाहे सिंपली डेल्टा एस भी बोलोगे तो सिस्टम की ही बात होती है। ध्यान देना, फिलहाल हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। आज के क्लास में एंट्रोपी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रिवर्सिबल सिस्टम की बात करेंगे, फिर हम इरिवर्सिबल सिस्टम में देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो आया ये तो रिवर्सिबल में एप्लीकेबल है। इरिवर्सिबल में हम किसी चालाकी से, किसी ट्रिकरी से इस चीज को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इस चीज को देखेंगे। और जब सिस्टम का निकल गया, सिस्टम का रिवर्सिबल में भी आ गया, इरिवर्सिबल में भी आ गया, तो हम सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। सिस्टम सराउंडिंग दोनों आ जाएगा तो दोनों को ऐड करके
टोटल इंट्रोपी चेंज आ जाएगा, किसी भी प्रोसेस की वजह से यूनिवर्स में क्या इंट्रोपी चेंज होता है ये आ जाएगा। और टोटल इंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, नेगेटिव होता है तो प्रोसेस इम्पॉसिबल होता है, और अगर इक्वल टू 0 होता है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होता है। ये बातें ऑलरेडी बताई जा चुकी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जहां पे शुरुआत हो रहा था वहीं पे। ठीक है, तो हमारा एम वहीं पे जाना है, टोटल इंट्रोपी चेंज निकालना। तो पहले हम सिस्टम निकालेंगे, लेकिन सिस्टम में दो पॉसिबिलिटी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिर हम सराउंडिंग को देखेंगे, तब जाकर दोनों निकलेगा, दोनों को ऐड करके यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो देखो डेल्टा सिस्टम बराबर क्या, T1 T2 कट गया, बचा क्या NR ln V2 by V1, चाहे या इक्वल टू करके लिख देते हैं NR ln P1 by P2। ये दोनों फॉर्मूला जो तुमको डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से लगा दो। फिलहाल हमको पता है कि ये फॉर्मूला आइसोथर्मल में तो लगेगा, लेकिन तभी लगेगा जब वो रिवर्सिबल हो। ठीक है, इरिवर्सिबल में क्या होता है ये बात की बात। चलो अगला लिखते हैं, रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखो बच्चों, आइसोबारिक का मतलब ये हो गया कि P1 बराबर P2 होगा। अगर P1 बराबर P2 होगा तो ये इस वाले में भी लगा सकते हो, लेकिन फिर वॉल्यूम से प्रेशर में जाना होगा, और जब वॉल्यूम से प्रेशर में जाओगे तो यही नीचे वाला फॉर्मूला आएगा, यानी कि इसी में लगाना है। तो P1 और P2 अगर बराबर हो गया तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये ln1 जो है वो 0 के बराबर, ये टर्म गायब हो गया, तो बचा क्या, डेल्टा एस बराबर n CPM ln T2 by T1 आ गया। कैसे आ गया फिर से बताते हैं, प्रेशर सेम है, P1 और P2 कट गया, ln1 का वैल्यू 0 और केवल ये वाला टर्म बच गया। ये टर्म बचा तो हमने लिखा n CPM ln T2 by T1। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला कब आएगा, तो ये फॉर्मूला तब आएगा जब CPM आपका कांस्टेंट हो। CPM कांस्टेंट हो कैसे, अभी हमने इंटीग्रेट किया था, जो पिछला जो हमने लिखा था बोर्ड पे, पूरा जो हमने बड़ा वाला फॉर्मूला इंटीग्रेट करके लाया था, तो वहां पे CVM को हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया था। तो बाहर लेने का मतलब है कि CVM को आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो, CVM वहां पे टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। तो ये तब पॉसिबल है इफ CPM इज कांस्टेंट, ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। तो मोनोएटॉमिक के लिए CPM होता है 5R/2, डाईएटॉमिक के लिए होता है 7R/2 और ट्राईएटॉमिक के लिए होता है 3R। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो CPM तो कांस्टेंट ही होता है, मोनो डाई ट्राई दिया हुआ है तो। लेकिन अगर मान लो CPM तुमको दे दिया टेम्परेचर का फंक्शन, सपोज करो दे दिया A+B टाइम्स T दे दिया, चाहे 3+4T दे दिया, तो वैसे केस में क्या करोगे, तो हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें इंटीग्रेशन के बाहर फिर हम नहीं रखेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे CVM को। ठीक है, तो क्या हम फिर से पूरा डेरिवेशन करें बड़ा वाला, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते हो। ले रहे हैं कंडीशन हम यहां पे, इफ CPM इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का फंक्शन है, मान लो CPM बराबर है A+BT, ये है हमारा इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, तो देखो शुरू से ही चलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, बहुत आराम से आ जाएगा। DS बराबर क्या था, DS बराबर था DQ रिवर्सिबल बाई T, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, तो याद करो बताया गया था कि QP जो होता है वो डेल्टा H के बराबर होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे Q जो होता है डेल्टा H के बराबर, लेकिन ये DQ है, तो DQ किसके बराबर, DH के बराबर होगा, DH बाई T, और DH को आप लिख सकते हो n CPM dt बाई T। बस अगर तुम यहां पे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ DS बराबर, तो ये हो जाएगा n CPM dt बाई T, और सारा डिफरेंस यहीं से क्रिएट होता है। अगर CPM कांस्टेंट रहेगा तो यहां पे इंटीग्रेशन आएगा और इंटीग्रेट होके यही सेम फॉर्मूला आ जाएगा जो कि अब ला चुके हैं। अगर CPM टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन का साइन यहां पे होगा। ठीक है, तो यहां से आ गया डेल्टा एस बराबर n इंटीग्रेशन CPM dt बाई T। जब CPM टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो ये चीज याद रखना, सिंपली याद रखना कि n CPM dt बाई T में CPM का वैल्यू पुट करके हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर इस वाले एग्जांपल में इंटीग्रेट करते हैं वैल्यू पुट करके, तो कितना दिया हुआ है CPM A+BT, वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा n A+BT इंटू dt, T1 से लेकर T2 तक, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं वैल्यू n A dt, तो dt का इंटीग्रेशन T, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा A टाइम्स T2 माइनस T1 प्लस B टाइम्स T का इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर।
ठीक है, ये इंटीग्रेट होके आ गया। तो इसमें कुछ याद करने का नहीं है, बस इतना याद रखना कि सीपीएम इंटीग्रेशन के अंदर होगा। फाइनल कुछ याद करने का इसमें नहीं है, क्योंकि जैसा एक्सप्रेशन देगा उसी के हिसाब से तुम उसको इंटीग्रेट करके लाओगे। तो ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो सीपीएम कांस्टेंट लेंगे, है ना। नॉर्मली अभी हम इसी पे न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर हम, चलो ये आइसोथर्मल हो गया। अगर हम आइसोकोरिक की बात करें तो आइसोकोरिक में भी सेम कैसा आएगा, वॉल्यूम सेम हो जाएगा, V1 बराबर V2, और ये टर्म जब गायब होगा तो n CVM ln T2/T1 आ जाएगा, यानी कि सेम चीज, बस यहाँ CVM होगा। CVM अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला, CVM अगर टेम्परेचर का फंक्शन है तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अगला लिख रहे हैं हम लोग रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम V1 जो है V2 के बराबर हो जाएगा, और हमारा इक्वेशन क्या था, डेल्टा एस बराबर n CVM ln T2/T1 प्लस nR ln V2/V1। V1 और V2 बराबर हो गया तो ln1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0, यानी बच गया n CVM ln T2/T1। ये आ गया डेल्टा एस बराबर, अगर केवल आइडियल गैस दिया हुआ है और कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये मान के चलेंगे कि CVM कांस्टेंट है। अगर CVM कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, इफ CVM इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो उस केस में डेल्टा एस बराबर आ जाएगा n इंटीग्रेशन CVM, और यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे आ जाएगा dt/t। डिटेल में लिख दो इसको, चलो मान लो डिटेल में लिखते हैं, यही आएगा लेकिन चलो डिटेल में लिखते हैं। तो ds बराबर क्या है, dq रिवर्सिबल बाई t। और आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में dq किसके बराबर, तो आइसोकोरिक का मतलब qv, और qv जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा u के। तो qv है डेल्टा u के बराबर, तो dq किसके बराबर, dq जो होगा वो du के बराबर होगा, du/t। du को क्या लिखोगे, n CVM dt/t। खत्म हो गया है, डेल्टा एस बराबर n CVM dt/t, है ना। एक्चुअली ds बराबर dq/t होता है। पहले हम लोग डेल्टा एस का डायरेक्ट लिख रहे थे, इसलिए डेल्टा एस का, तो ds बराबर dq/t। dq को कांस्टेंट वॉल्यूम पे, आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम पे du के बराबर लिख सकते हैं। आइडियल गैस के लिए du होता है n CVM dt, और नीचे में पहले से t था, और हमारा CVM जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां से आ जाएगा डेल्टा एस बराबर n इंटीग्रेशन का साइन CVM dt/t। जो भी CVM दिया हुआ है उसका वैल्यू यहां पुट करो और उसको इंटीग्रेट कर लो, T1 और T2 का वैल्यू पुट करके। तो हमारा आइसोथर्मल का इक्वेशन आ गया, क्या आया, nR ln V2/V1 चाहे nR ln T1/T2। आइसोबारिक में आ गया n CPM ln T2/T1। आइसोकोरिक में आ गया n CVM ln T2/T1, और सबसे लास्ट में एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ये सबसे आसान होता है। तो ds बराबर क्या है आपका, dq रिवर्सिबल बाई t, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में dq हो गया 0, तो ds भी 0 हो गया, और ds 0 हो गया यानी डेल्टा एस भी 0 हो जाएगा, है ना। और ds अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट हो जाएगा। और जब सिस्टम का एंट्रोपी थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होता है तो वैसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, चाहे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो कभी भी सवाल में अगर आइसोएंट्रोपिक चाहे आइसेंट्रोपिक लिखा हुआ रहे, है ना, तो वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की नॉर्मली बात करता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, ये चारों प्रोसेस आ गया। देखो बच्चों, कुछ सवाल देखते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है व्हेन 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस CVM 5R/2, CVM दे रखा है, हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600, है ना, टेम्परेचर 300 से 600 कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर पे। बोल रहा है कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एस बराबर आ जाएगा n CPM ln T2/T1। आइडियल गैस के लिए जिसका CVM और CPM दिया हुआ है चाहे कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला होगा। मोल कितना दिया है, 2 CPM, तो CVM दिया है 5R/2, तो CPM हो जाएगा 7R/2 ln T2/T1। तो T2 दिया है 600 केल्विन और इनिशियल टेम्परेचर दिया है 300, तो आंसर हो जाएगा 7R ln 2। ठीक है, हो गया ये वाला। सेकंड देखो, सेकंड में कह रहा है
कि इन प्रीवियस प्रॉब्लम कैलकुलेट डेल्टा एस इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इस प्रोसेस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराते हैं तब हमारा डेल्टा एस क्या होगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा एस बराबर हम लिखेंगे एन सीवीएम एल एन टी टू बाई टी वन। एन सीवीएम एल एन टी टू बाई टी वन, मोल फिर से कितना 2, सीवीएम कितना 5r/2, एल एन टी टू बाई टी वन 600/300 फिर से 2 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5r ln 2। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ 5r होगा, यहाँ 5 कर लेना बच्चों। एक्चुअली सवाल को थोड़ा सा चेंज किए थे, यहाँ आंसर चेंज करना भूल गए। ठीक है, 5r ln 2। अगला देखो नेक्स्ट में बोल रहा है इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को आधा कर दिया, एंड साइमल्टेनियसली हीटेड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर को डबल कर दिया, तब बोल रहा है कि डेल्टा एस क्या होगा। जिसमें वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है, टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है। तो क्या किया जाए, डेल्टा एस बराबर तुम लिखोगे वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला रिलेशन, तो वो क्या था एन सीवीएम एल एन टी टू बाई टी वन, और अगर यहाँ सीवीएम है तो यहाँ पे आएगा एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। वैल्यू पुट कर दो, एन मोल कितना 1 मोल दिया है तो उसको 1 रख दिया हमने, सीवीएम को सीवीएम ही छोड़ दो क्योंकि हमें दिया नहीं है कि कौन सा गैस है, मोनोएक्टिड आई है। एल एन टी टू बाई टी वन, तो टेम्परेचर क्या था, हीटेड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर, तो T1 के कंपैरिजन में T2 डबल होगा, तो T1 और T2 का अगर तुम कैंसिल करोगे, काटोगे, तो यहां पे आ जाएगा ln2 प्लस n, यहां मोल 1 हो गया तो केवल R लिख दिया जाए, R ln, और देखो वॉल्यूम में क्या दिया है, कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है, इसको अगर हम V मान लें तो फाइनल वॉल्यूम V/2 होगा, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/2। 1/2 में जब 2 को ऊपर ले जाओगे तो आगे माइनस साइन आ जाएगा और ये बन जाएगा ln2। ln2 यहां भी है, यहां भी है, अगर आप ln2 को कॉमन लोगे तो आ जाएगा CVM माइनस R ln2। ठीक है बच्चों, हो गया ये तीनों हो गया, और चौथा छोटा सा ही सवाल है तो फिर इसको है ना यहीं पे कर देते हैं इतने में। देखो नंबर 4 में बोल रहा है कि इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे एक्सपैंड किया, यानी आइसोथर्मल का सवाल हो गया है, अंटिल इट्स वॉल्यूम ट्रिपल्ड। तो आइसोथर्मल में डेल्टा एस का 2 फॉर्मूला था, एक था NRln V2 बाई V1 और दूसरा था NRln P1 बाई P2। क्योंकि यहां वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम को इस्तेमाल किए। n मोल कितना 1 है, 1 लिख दो, R को R लिख दिए, ln वॉल्यूम जो है ट्रिपल हो गया, तो V1 से V2 जो है वो 3 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा Rln3। ठीक है, तो देखो एक बात, इसमें किसी भी सवाल में ये लिखा नहीं है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, जबकि हमने जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वो तो रिवर्सिबल का ही इस्तेमाल कर लिया, तो ये कैसे हो गया। और अगर ये लिखा नहीं है तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो बिना इरिवर्सिबल को पढ़ाए हुए इन सवालों को हम पहले क्यों डिस्कस किए। ठीक है, तो देखो अभी हम इरिवर्सिबल जब हम इरिवर्सिबल देखेंगे तो तुम नोटिस करोगे कि एडियाबेटिक को छोड़कर जितना भी प्रोसेस होता है उसमें फॉर्मूला हमारा रिवर्सिबल वाला ही रह जाता है। तो इस पॉइंट को याद कराने के लिए तुमको पहले ये कराया गया। इन चारों सवाल में से कोई भी एडियाबेटिक का सवाल नहीं है, आइसोबारिक का सवाल है, आइसोकोरिक का सवाल है, आइसोथर्मल का सवाल है, और एक ऐसा सवाल है जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का एग्जैक्ट रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर तुमको एग्जैक्ट रिलेशन दिया हुआ है तो भी तुम चाहो तो इस बड़े वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमारा आगे का डिस्कशन होगा इरिवर्सिबल का, उसमें ये सारा सवाल तुमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ तुमको ये बात भी पता चली कि अगर डायरेक्ट हमको सवाल दिया है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं लिखा है, तब कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हम इन्हीं फॉर्मूले से कर देंगे, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट वही वर्ड तुम ढूंढोगे, है ना। रिवर्सिबल की जगह पे क्वासी स्टैटिक लिख सकता है, स्लोली लिख सकता है गैस के बारे में, कंप्रेस्ड या एक्सपैंडेड। इरिवर्सिबल में सडनली लिख सकता है ना, चाहे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिख सकता है, चाहे वैक्यूम की बात कर सकता है। तो ये सारा वर्ड भी ध्यान रखना जो कि ऑलरेडी तुमको बताया हुआ है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में कि कैसे पहचाना जाता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को। ठीक है, तो ये नोट कर लो, खुद से ट्राई कर लो, सवाल इसका बहुत ही आसान आता है। अगला हेडिंग है बच्चों, एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो है ये आसान, बस थोड़ा सा समझने का है। मान लो कि तुमको दिया हुआ है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ए से बी, तो सबसे पहले आप करो क्या कि जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग
तुम इनिशियल पॉइंट का टेम्परेचर प्रेशर या टेम्परेचर वॉल्यूम, चाहे फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर प्रेशर या टेम्परेचर वॉल्यूम, दोनों में से कोई एक सेट निकाल लो। टेम्परेचर प्रेशर जो प्रोसेस दिया है, कहने का मतलब जो भी प्रोसेस दिया है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट का स्टेट वेरिएबल आप निकाल लो। जैसे ही ये स्टेट वेरिएबल निकल गया, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में अपनी मर्जी से एक रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम कर लो। अब अगर तुम रिवर्सिबल प्रोसेस अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिए हो तो जो फॉर्मूला हम डिराइव किए थे वो फॉर्मूला इस नीचे वाले रिवर्सिबल में तो लग जाएगा, ऊपर वाले में नहीं लगता, क्योंकि प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल है, हमारा डेरिवेशन रिवर्सिबल का था। फिर से समझना, प्रोसेस दिया हुआ था इरिवर्सिबल, हमने उस इरिवर्सिबल प्रोसेस का इनिशियल स्टेट वेरिएबल, फाइनल स्टेट वेरिएबल कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद अपनी मर्जी से ए और बी के बीच में एक रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम किया और इस रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस निकाल लो। जो डेल्टा एस इस रिवर्सिबल का आएगा वही डेल्टा एस हमारा आंसर होगा, वही डेल्टा एस इरिवर्सिबल का भी होगा, क्योंकि एंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन होता है। आगे समझ में, स्टेट फंक्शन केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, और अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट फिक्स है तो बीच में चाहे कोई भी प्रोसेस हो सबका डेल्टा एस सेम होगा। समझ में आ गया? तो बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट? जो भी इरिवर्सिबल है उस इरिवर्सिबल के सहारे इनिशियल वेरिएबल फाइनल वेरिएबल निकाल लो और सीधे वो फॉर्मूला लगा दो रिवर्सिबल वाला। जैसे तुम रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगाओगे अपने आप रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम हो गया और उसका डेल्टा एस निकल गया। बिकॉज एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो वही डेल्टा एस हमारे इरिवर्सिबल का भी होगा। ठीक है, तो क्या क्या बोले, इसको पॉइंट वाइज लिखा जाए। सबसे पहले क्या बोले बच्चों? कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वेरिएबल्स। सारा क्या? तो सारा नहीं, जो नीडेड है। तो हमारे फॉर्मूला में क्या होता है, या तो टेम्परेचर वॉल्यूम होता है, चाहे टेम्परेचर प्रेशर होता है, इनिशियल फाइनल, तो बस उसको तुम निकाल लो। कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वेरिएबल इन गिवन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट वेरिएबल निकाल लो। ठीक है, इसके बाद अपनी मर्जी से एज्यूम करो, एज्यूम ए रिवर्सिबल प्रोसेस बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, एंड कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ दिस रिवर्सिबल प्रोसेस। सेम इनिशियल फाइनल स्टेट के बीच में एक रिवर्सिबल प्रोसेस आप एज्यूम करो और उसका डेल्टा एस निकाल दो। तीसरा पॉइंट, बिकॉज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। अगर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि दोनों प्रोसेस का डेल्टा एस सेम होगा और इसका निकल चुका है तो वही डेल्टा एस हमारे इरिवर्सिबल का भी होगा। बिकॉज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, हेंस same value of delta S will also be for irreversible process। ठीक है, यही डेल्टा एस जो है हमारा इरिवर्सिबल में भी एप्लीकेबल होगा। तो बस कॉन्सेप्ट यही है। अब हम करेंगे क्या कि एक एक करके फिर से चारों को देखेंगे। इरिवर्सिबल में तुम नोटिस करोगे कि एडियाबेटिक को छोड़कर सब में वही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एडियाबेटिक में क्यों चेंज करेगा उसको भी हम समझाएंगे, बाकियों में सेम क्यों आ जाएगा उसको भी हम समझाएंगे। पहले इसको नोट कर लो। देखो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में मान लो दिया हुआ है प्रोसेस इरिवर्सिबल, क्योंकि आइसोथर्मल है तो इनिशियल टेम्परेचर T होगा, फाइनल भी T होगा, और इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V2। अपनी मर्जी से दोनों के बीच में हम अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम कर लें तो इस रिवर्सिबल का डेल्टा एस क्या होगा? तो डेल्टा एस का बड़ा सा फॉर्मूला याद है, उसमें टेम्परेचर का पार्ट सेम हो गया तो ln T2/T1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? nRln V2/V1 चाहे nRln P1/P2। इरिवर्सिबल का इनिशियल फाइनल स्टेट आपको पता है, उसके बीच में रिवर्सिबल मानने से स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
एडियाबेटिक में यही पंगा हो जाता है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस का थियरी तुम निकालोगे तो तुम नोटिस करोगे कि रिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर कुछ और आया था, इरिवर्सिबल में कुछ और आया था, तो हमारा स्टेट ही बदल जाता है। टेम्परेचर क्योंकि तुमको सवाल में दिया नहीं रहेगा, तुमको वॉल्यूम वगैरह दिया रहेगा, तो सेम वॉल्यूम में अगर इरिवर्सिबल दिया है तो टेम्परेचर कुछ और आएगा, रिवर्सिबल में कुछ और आएगा। यही रीजन है कि एडियाबेटिक में बस वैल्यू चेंज करता है, बाकियों में चेंज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बाकियों में इरिवर्सिबल भी V1 और V2 के बीच में है, रिवर्सिबल भी V1 और V2 के बीच में है, लेकिन एडियाबेटिक में इरिवर्सिबल T1 और T2 के बीच में होगा, लेकिन रिवर्सिबल T1 और T2 डैश के बीच में होगा। ठीक है, तो खैर वो तो बात की बात। पता क्या लगा तुमको कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है तो फॉर्मूला वही होगा जो हमारा रिवर्सिबल में था, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। उसी प्रकार से अगर हम इरिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें, अगर हम इरिवर्सिबल आइसोबारिक की बात करें तो आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो P1 बराबर P2। तो फिर से अगर कोई तुमको इरिवर्सिबल दिया है तो प्रेशर तो सेम ही होगा, और टेम्परेचर मान लो इनिशियल T1 है, फाइनल T2 है, तो जब तुम अपनी मर्जी से रिवर्सिबल एज्यूम करोगे दोनों के बीच में तो डेल्टा एस आ जाएगा n CPm ln T2/T1, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही बात है, CPm अगर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख देंगे, तो सेम वही आया जो रिवर्सिबल में आया था। ठीक है, अगर हम बात करें इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस की, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल आइसोकोरिक में क्या होगा? सेम चीज डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डेल्टा एस। चलो डायरेक्ट में लिखते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये हो गया इरिवर्सिबल और ये हो गया रिवर्सिबल। आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम इनिशियल भी V, फाइनल भी V, और टेम्परेचर इसका T1 मान लिया हमने और इसका टेम्परेचर T2 मान लिया। डेल्टा एस अगर लगाओगे तो आ जाएगा n CVm ln T2/T1। ठीक है, इतना नोट कर लो, एडियाबेटिक को अलग से पढ़ते हैं, नोट कर लेना पहले। देखो बच्चों, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब अगर एडियाबेटिक है तो कांस्टेंट कुछ भी नहीं होगा। पुराने केसेस में आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इनमें टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर तीनों में से कोई एक कांस्टेंट था, तो दूसरे का डेटा तुमको पक्के से देगा। एडियाबेटिक में क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में से कुछ नहीं होता है, तो तुमको सारा डेटा नहीं देता है। दिक्कत यहाँ पे यही आता है, सारा डेटा तुमको नहीं देगा। अगर सारा डेटा दे देता तब तो हमारा वही फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाता, लेकिन सारा डेटा नहीं देगा। मान लो कि तुमको इनिशियल टेम्परेचर T1 दे दिया और तुमको इनिशियल प्रेशर P1 दे दिया, तुमको फाइनल प्रेशर P2 तो देगा, लेकिन तुमको जो T2 है वो नहीं देगा। अब ये प्रोसेस है इरिवर्सिबल। ठीक है, तो तुम T2 को कैसे निकालोगे? क्या सिखाए थे हम कि पहले जो प्रोसेस दिया है इरिवर्सिबल, पहला पॉइंट क्या था कि पहले जो इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया है उस प्रोसेस से तुम दोनों स्टेट निकाल लो। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले इरिवर्सिबल का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो पन्ना पलट के पीछे देखना। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में T2 निकालने का फॉर्मूला क्या था? CVm T2 - T1 इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू R T2/P2 - T1/P1, ये फॉर्मूला आया था। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर P एक्सटर्नल नहीं दिया है तो वो P2 के बराबर होगा, ऐसा बताया गया था। ये फॉर्मूला लगा के सबसे पहले आप T2 को कैलकुलेट कर लो। ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये पहला स्टेप हुआ। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। T2 निकल गया आपका। अगर T2 निकल गया इसका मतलब कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस था उसका T1 और P1 पता है और T2 और P2 पता है। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में ये इरिवर्सिबल था, T1 P1 पता है, T2 और P2 आपको पता है। ठीक है, अपनी मर्जी से दोनों के बीच में रिवर्सिबल एज्यूम कर लो। तो रिवर्सिबल एज्यूम करोगे तो इस रिवर्सिबल का डेल्टा एस और इरिवर्सिबल का डेल्टा एस सेम होगा, यानी जो भी डेल्टा एस निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। और डेल्टा एस क्या हो जाएगा? n CVm, CVm नहीं लिखे CPm लिखेंगे क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है, n CPm ln P2/P1 प्लस n CPm ln T2/T1 प्लस nR ln P1/P2 T1/T2। ठीक है, आपको T1 पता है, T2 पता है, वैल्यू पुट कर दो, P1 पता है, P2 पता है, वैल्यू पुट कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एडियाबेटिक में 2 स्टेप ध्यान रखना है। कौन सा 2 स्टेप? पहले जो प्रोसेस दिया है उसे इनिशियल स्टेट का वेरिएबल, फाइनल स्टेट का वेरिएबल निकाल लो, तो ये फॉर्मूला जनरली लगेगा।
अगर दोनों डेटा दिया हुआ है डायरेक्ट तुमको तब कोई बात नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगा दो। अगर मान लो कि टेम्परेचर वॉल्यूम दिया रहता है तो हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, बस यहाँ पे सीवीएम हो जाता है और यहाँ V2/V1 हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन 99% सवाल में तुमको प्रेशर ही देगा और T2 तुमसे निकलवाएगा। तो पहले इरिवर्सिबल का प्रॉपर्टी लगा के T2 आपने निकाल लिया और एक बार T2 निकल गया तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले से रिवर्सिबल वाले का निकल गया डेल्टा एस, वही डेल्टा एस हमारा इरिवर्सिबल वाले का भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। ठीक है बच्चों, आइडिया लग गया। तो हमने रिवर्सिबल में चारों केस को देख लिया, हमने इरिवर्सिबल में भी चारों केस को देख लिया, यानी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। सराउंडिंग हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालना सीखेंगे अच्छे से। जैसे हम उसको सीखेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में सिस्टम सराउंडिंग सबका निकालना आ जाएगा। फिर हम लोग मेनली आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे और वो टेबल जो बनेगा उस पर आपको कमांड रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग सीखेंगे सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालना, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट ये क्लास है उतना ही इंपॉर्टेंट अगला क्लास भी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। डेल्टा एस बराबर NCPM ln T2/T1 कर लेना, गलती से T1/T2 हो गया है सबसे लास्ट में।